हेलो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा कोशिका सेल। शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। हमारी पूरी बॉडी एक कोशिकाओं से बनी होती है। इसका वैज्ञानिक नाम है साइटो। इसे अध्ययन में साइटोलॉजी कहा जाता है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, मर्द कोशिका की। फिर जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूनहैक ने की थी। इसका सिद्धांत स्लाइन स्वान ने प्रस्तुत किया। दुनिया की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा कहलाती है और दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा कहलाता है। मानव में सबसे छोटी कोशिका पुरुषों के स्पर्म में पाई जाती है और मानव में सबसे बड़ी कोशिका महिलाओं के अंडाणु में पाई जाती है। मानव में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन कहलाती है और विभाजन रहित जो विभाजन नहीं हो सकती वो भी न्यूरॉन कहलाती है। और बॉडी में ऐसा अंग जिसमें कोशिका विभाजन तेजी से होता है वो है लीवर। जिस तरह हम ईंटों से ईंट जोड़कर एक दीवार बनाते हैं और कई सारे दीवार बनकर एक कमरा बनता है और कई सारे कमरे बनकर एक मकान बनता है, इसी तरह हमारी बॉडी में भी कई सारी कोशिकाएं मिलकर ऊतकों यानी टिश्यूओं का निर्माण करती है और कई सारे टिश्यू मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं और अंग मिलकर हमारा शरीर यानी बॉडी बनती है। तो आइए हम कोशिका के प्रकारों को समझते हैं। आइए हम देखते हैं कि कोशिका के किन किन अंगों से बनी होती है। कोशिका का पहला अंग और कोशिका का पहला प्रकार है कोशिका झिल्ली, जो पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका झिल्ली कोशिका की चारों ओर परत, जिसके अंतर्गत माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और कोशिका के जितने भी अंग हैं सब इसके अंदर मौजूद होते हैं। यह बाहरी परत कोशिका झिल्ली जो कि प्रोटीन की बनी होती है, इसके अंदर सारे अंग सुरक्षित रहते हैं। कोशिका भित्ति यह केवल प्लांट्स में पाई जाती है। कोशिका भित्ति ये केवल प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट्स क्या हिल डुल नहीं सकते, इसलिए उसे बाहरी मजबूत सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसलिए कोशिका भित्ति कोशिका झिल्ली के ऊपर पाई जाती है। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक मजबूत परत होती है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ये केवल पादप यानी प्लांट्स में ही पाई जाती है, जो प्लांट्स को सुरक्षा तथा मजबूती प्रदान करती है। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। यह पेड़ को या प्लांट्स को सुरक्षा तथा आकार प्रदान करती है। कोशिका का तीसरा अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। इसे माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस कहा जाता है। यह हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी संख्या कोशिकाओं में 1000 से 1600 तक होती है और मस्तिष्क में इसकी संख्या अधिक पाई जाती है, मस्तिष्क तथा लीवर में। और इसकी बाहरी परत को सी फेस कहा जाता है तथा आंतरिक परत को एम फेस कहा जाता है। तो अब आइए हम देखते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी को कैसे ऊर्जा प्रदान करता है। आइए अब हम समझते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी को ऊर्जा कैसे प्रदान करता है। तो जब भी हम श्वास भरते हैं, श्वास हमारे लंग्स में भरने के बाद उसमें एल्वोली लगे होते हैं, वहाँ ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए आता है। तो ब्लड में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर जाता है, किसको देता है? सेल को। सेल किसको देता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एक ऑक्सीजन साइकिल घूमती है। अब उस ऑक्सीजन साइकिल को चेन साइकिल कहा जाता है और इसकी खोज किसने की थी? क्रेब्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इसका नाम क्रेब्स साइकिल रख दिया गया। क्रेब्स साइकिल घूमने के कारण एटीपी का निर्माण होता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते हैं और ग्लूकोज से हमारी बॉडी को ऊर्जा मिलती है। तो इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करता है। अब हमने यह तो समझ लिया कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, मगर उस ऊर्जा को हमारी जहाँ ऊर्जा की ज़रूरत है उस बॉडी में, उस अंग में परिवहन कौन करता है? जैसे अभी कोई धावक है, वो दौड़ कर रहा है तो उसे सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत उनके पैरों में होगी। तो जहाँ ऊर्जा की कम ज़रूरत है वहाँ से ऊर्जा उठाना और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पहुँचाने का किसका काम होता है? गोल्जी इकाई का। ये इसकी खोज कैमिनो गोल्जी ने की थी। इसकी संरचना बहुपरतीय संरचना होती है।
लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी इकाई करती है और इसका मेन काम ऊर्जा तथा प्रोटीन का परिवहन करना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम ऊर्जा उत्पादन करना है, तो गोल्जी इकाई का उसे ट्रांसफ़र करने का काम है, परिवहन करने का काम है। कोशिका का अगला अंग है रसदानी वैक्यूल्स ट्यूब। ये केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है। जब भी हम कभी कोई प्लांट्स लगाते हैं तो काफ़ी दिनों तक उसमें पानी नहीं डालते हैं तो वो सूख थोड़ी ना जाता, वो तो लंबे टाइम तक हम उसमें पानी नहीं डालते, इस वजह से सूख जाता है। तो बीच में है ना वो पानी कहाँ से अब्जॉर्व करता है, कैसे अवशोषण करता है, तो उसमें एक वैक्यूल्स ट्यूब लगी होती है, उसमें 65% जल स्टोर रहता है। इस वजह से वो जल्दी सूखता नहीं है और अपनी बॉडी को इस थैली से, इस ट्यूब से सप्लाई कर देता है, इस वजह से वो जल्दी सूखता नहीं है। ये ट्यूब प्लांट्स का 90% हिस्सा कवर करे रहती है, यानी प्लांट्स के 90% हिस्से के अंदर ये वैक्यूल्स ट्यूब ही उपस्थित होती है। कोशिका का अगला अंग है तारक का सेंट्रोसोम। इसकी खोज बोबरे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका काम होता है कोशिकाओं का विभाजन करना। हमारे बॉडी में कहीं पर भी अगर चोट आ जाती है, घाव बन जाता है, तो उस जगह की वो कोशिकाएं मर जाती है, तो जो साथ में पास में कोई कोशिकाएं होती है वो विभाजन करके उस जगह को कवर कर देती है। तो कोशिकाओं का विभाजन सेंट्रोसोम द्वारा होता है। यह सबसे तेज़ी से लीवर के अंदर होती है। लीवर के अंदर कोशिकाओं का विभाजन बहुत तेज़ी से होता है, और जहाँ कोशिकाओं का विभाजन नहीं होता है वो है मस्तिष्क। मस्तिष्क से अंदर न्यूरॉन पाए जाते हैं, 90% न्यूरॉन पाए जाते हैं। अगर हमारी बॉडी में अनकंट्रोलेबल सेल डिवीज़न इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी, अगर हमारी बॉडी में अनकंट्रोलेबल कोशिका विभाजन हो जाए तो उस अंग में कैंसर बन जाता है। हमारी बॉडी में अगर किसी कारण अनकंट्रोलेबल कोशिका विभाजन हो जाती है ना, तो वहाँ पर कैंसर होने के पूरे चांसेस बन जाते हैं। इस वजह से हमारी बॉडी में कैंसर होता है। और कभी कभी तो मस्तिष्क, माइंड, ब्रेन कैंसर भी हो जाता है। वो ब्रेन कैंसर इस वजह से होता है क्योंकि हमारे ब्रेन में केवल न्यूरॉन पाई जाती है। जैसे 90% न्यूरॉन पाई जाती है, लेकिन 10% गीलियस पाई जाती है। उसके अंदर कुछ मात्रा में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। उनमें अगर अनकंट्रोलेबल कोशिका विभाजन हो जाता है ना, तो ब्रेन कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं। इस वजह से ब्रेन में कैंसर होता है। कोशिका का अगला पार्ट्स है अंतःपर्दवीय जालिका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे शॉर्ट में ER कहा जाता है। जिस तरह हमारे मकान में पिलर लगे होते हैं, दीवारें लगे होती है छत को सहायता देने के लिए, उसी तरह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करने के लिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम लगा होता है। यह आंतरिक कंकाल व सहायता का काम करता है। यह इस तरह दर्शाया गया है हमारी कोशिकाओं में। यह जो इधर वाला हिस्सा है वो स्मूथ एरिया जो वसा का निर्माण करता है, और यह एरिया रफ एरिया कहलाता है। इसमें राइबोसोम उपस्थित रहते हैं। राइबोसोम के अंदर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो कोशिका को वसा तथा प्रोटीन कौन प्रदान करता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। कोशिका का अगला पार्ट्स है राइबोसोम। इसकी खोज प्लाडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसका काम होता है कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण करना। यह कहाँ उपस्थित रहता है? ER। अभी जस्ट पहले बताया था हमने कि एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में यह उपस्थित रहता है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। 70S छोटा प्रोकैरियोटिक और 80S बड़ा यूकैरियोटिक। हम इसे आकार में मापने के लिए इसे का आकार नहीं देखा जाता। एक द्रव में राइबोसोम डाला जाता है। अगर जो द्रव के तल पर जो राइबोसोम जल्दी पहुंचता है उसे हम बड़ा आकार दे दिया जाता है, और जो लेट बाद में पहुंचता है उसे छोटा आकार दे दिया जाता है। तो हमारे राइबोसोम में 17S छोटा प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है और 80S बड़ा यूकैरियोटिक में पाया जाता है। ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आपको बाद में एक अलग से चैप्टर में समझा दिया जाएगा। कोशिका का अगला अंग है केंद्रक न्यूक्लियस। यह कोशिका में बीचों बीच उपस्थित रहता है। इसका कार्य होता है कोशिका के
जितने भी अंग है इन सबको कंट्रोल करना, इसे ब्रेन ऑफ सेल्स यानी कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के सभी अंगों को कंट्रोल करता है। इसके अंदर क्रोमोसोम, डीएनए और आरएनए उपस्थित रहते हैं। क्रोमोसोम और डीएनए आरएनए के बारे में आपको एक अलग से चैप्टर लाऊंगा, उसमें आगे समझा दिया जाएगा। इसके अंदर प्रोटीन 80% उपस्थित रहता है और डीएनए 10% उपस्थित रहता है। इसकी खोज न्यूक्लियस यानी केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कोशिका का अगला पार्ट है लाइसोसोम, जिसकी खोज किसने की थी? डी दुबे ने। अब अगर कोशिका का कोई भी अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी वेक्यूल्स या सेंट्रोसोम अगर कोई भी काम करना बंद कर देता है, तो फिर अगर वो अंग मृत हो जाता है तो फिर वो तो वहाँ पड़ा रहेगा। अब उसको उसकी सफाई कौन करे? तो अब इसका काम कौन करता है? लाइसोसोम। अब इसके अंदर क्या है कि एक विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, जल अपघटक, जिसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। ये क्या करता है कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा देना बंद कर दिया, तो लाइसोसोम में जो विशेष प्रकार का एंजाइम होता है, ये एंजाइम उस पर छोड़ देता है। तो क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ से उसकी सफाई हो जाती है। अब अगर कोशिका में कोई भी अंग काम करना बंद कर देते हैं, तो ये क्या करता है कि ये अपने आप को ही ख़त्म कर देता है। जो इसके अंदर एंजाइम होता है वो पूरी कोशिका को ही ख़त्म कर देता है, तो वो जगह खाली हो जाती है। तो उस जगह जो पास की कोशिकाएं होती है वो विभाजन करके उस जगह की क्षतिपूर्ति कर देती है। तो कोशिका का पाचन लाइसोसोम करता है, कोशिका की सफाई लाइसोसोम करता है। इसे सुसाइड बैग कहा जाता है, इसे एटम बम कहा जाता है, क्योंकि यह अपने आप को ख़त्म करके कोशिका को नष्ट कर देती है। कोशिका का अगला अंग है जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। अगर आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपने कोई बैग के अंदर सामान भरे, वो सामान थोड़े हल्के हैं, तो आप जैसे चलोगे बैग को इधर उधर रखेगे तो क्या है कि वो सामान एक दूसरे से टकराएंगे और टूट जाएंगे। अब अगर हम उस सामानों को बीच में कोई सपोर्ट रख देंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे नहीं और वो सामान खराब नहीं होंगे। इसी प्रकार कोशिकाओं में भी ये जितने भी अंग हैं उनके बीच में एक द्रव्य भरा रहता है, जिसकी वजह से ये आपस में टकराते नहीं हैं। एक द्रव भरा रहता है कोशिका के अंगों में, जैसे जीव द्रव्य ये पूरी कोशिकाओं में अंगों जितने भी अंग हैं इनके चारों ओर भरा रहता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और एक द्रव भरा रहता है केंद्रीय द्रव है, न्यूक्लियोप्लाज्म। यह केवल न्यूक्लियस के अंदर भरा रहता है। जो न्यूक्लियस केंद्रीय द्रव्य जो केंद्रक के अंदर के अंग है ना, उसको आपस में सेट रखता है, उनको टकराने से रोकता है, जिसे हम जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसके अंदर 80% जल भरा रहता है, कोशिका का 80% जल भरा रहता है। कोशिका का अगला अंग है सीला और फ्लैजिला। सीला आकार में छोटा रहता है और फ्लैजिला आकार में बड़ा रहता है। यह आउट ऑफ पार्ट यानी कोशिका के बाहरी परत पर स्थित होते हैं, जो ये एक बाल के समान होते हैं। ठीक है, जो छोटे छोटे बाल है वो तो सीला और फ्लैजिला वाले बड़े होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? अवशोषण करना, यानी भोज्य पदार्थ, जो कोशिका भोज्य पदार्थ बनाती है उसका अवशोषण करना, प्रोटीन वसा जो भी बनाती है ना उनका अवशोषण करना। हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी ये बाल के समान संरचना होती है। मोशन फीडिंग ये अवशोषण का कार्य करती है और ये केवल जंतुओं में ही विद्यमान होती है, प्लांट्स में यह नहीं पाई जाती। कोशिका का अगला प्रकार है लवक प्लास्टिड। यह केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है, जंतुओं में पाया नहीं जाता। इसके 3 प्रकार होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, ये पत्ती और तना। ये केवल कहाँ उपस्थित रहता है? पत्ती और तना में। और इसका काम क्या होता है? जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ये भोजन का निर्माण करता है। फिर दूसरा प्रकार है लीकोप्लास्ट। इसका काम क्या होता है? यह अवर्णित लवक है, यह जड़ और मूल में उपस्थित रहता है। लीकोप्लास्ट का कार्य क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक
भोजन का निर्माण करता है तो उसको संग्रह करता है कौन? ल्यूकोप्लास्ट, जो जड़ और मूल में उपस्थित रहता है। तीसरा प्रकार है क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। ये क्या करता है कि जब हमारे जो प्लांट छोटे रहते हैं तब तो उसका कलर ग्रीन ही रहता है, जैसे जैसे बड़े होते हैं उसमें फूल पत्ती आती है तो उसका कलर चेंज हो जाता है उन फूल पत्ती और फलों का। तो उसमें रंग प्रदान कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, वर्णित लवक। कोशिका का अगला प्रकार है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। यह न्यूक्लियस यानी केंद्र में उपस्थित रहता है। हमारी बॉडी को हम खोलते हैं तो उसमें कोशिकाएं नज़र आती है। जब हम एक कोशिका को माइक्रोस्कोप में रखकर जूम करते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाएं, वैक्यूल्स, ये सब सेंट्रोसोम यार इत्यादि नज़र आते हैं। जब हम न्यूक्लियस को माइक्रोस्कोप की सहायता जूम करके देखते हैं तो उसके अंदर गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम उपस्थित रहता है, यानी कि 44+2, यानी जो 2 गुणसूत्र होते हैं उनके कारण ही मेल और फीमेल में अंतर होता है। और वो 2 गुणसूत्र जो मेल और फीमेल के जनन अंग होते हैं उनमें भिन्नता होती है। जो मेल में 2 गुणसूत्र होते हैं वो X और Y होते हैं और जो फीमेल में होते हैं वो XX कहलाते हैं। ये गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम के बारे में आपको आगे अलग से एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको विस्तार पूर्वक मेल और फीमेल में गुणसूत्र और उनके जो जनन अंग होते हैं उनके बारे में विस्तार पूर्वक समझा दिया जाएगा। तो गाइस आज आपको हमारा वीडियो समझ में आया होगा। बायोलॉजी की क्लास आपको रोज़ अजमेरो ऑनलाइन क्लासेस पे बायोलॉजी की क्लास देखने को मिलेगी। इसमें आपको मैथ्स और बायोलॉजी की क्लासें ही देखने को मिलेगी। हम अजमेरो ऑनलाइन क्लासेस आपको ये नहीं कहता कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक ऐसा कुछ करो, इसे बस शेयर कर दिया करो। जो आपकी तरह भी कोई विद्यार्थी है जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं उनके कुछ काम में आ जाए। तो थैंक यू और जय हिंद, जय भारत।